तो क्या पढ़ा हुआ था हम लोगों ने भाई लास्ट क्लास में? क्या किया था भाई? ऋषिका, क्या किया हुआ था लास्ट क्लास में? कहां तक किया हुआ तुम लोगों ने? एक बार प्लीज रिमाइंड करो मुझे। Sir, we did till polysaccharides. We did polysaccharides. Okay, so we were doing biomolecule. Right. Give me 1 minute. ताहिरा, क्या बात है यार, क्लास मिस कर रही हो क्या तुम? क्यों मिस कर रही हो? मुझे ऐसा लग रहा है No, यू आर sir. मिसिंग क्लासेस। नहीं, लास्ट क्लास में थी। Yes, sir. Sunday को थी। शायद तुम्हारा भाई नहीं आ रहा, ऐसा भी है ना? क्या मैसेज किया भाई? अच्छा वो राइट, ओके चलो कोई नहीं। तो बायोमोलिक्यूल में वी डिड कार्बोहाइड्रेट। तो हमने कार्बोहाइड्रेट कर लिया एंड वी वर सपोज टू डू प्रोटीन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अच्छा एक बात, तो मैंने पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन बता दिया था ना लास्ट क्लास में, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं, है ना? लास्ट क्लास में पेप्टाइड बॉन्ड्स वगैरह आपको बताया था, याद है ना कि भूल गए? देखो, अब दूसरे नंबर पर आते हैं। अभी हमने किया कार्बोहाइड्रेट, अब देखते हैं लिपिड्स क्या होते हैं। तो पहले बात करते हैं व्हाट आर द लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, हम सभी तरह के बायोमोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे लिपिड्स। लिपिड्स का तो देखो लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स एक तरह से ये फैटी एसिड्स होते हैं, है ना? तो नोट करेंगे, लिपिड्स आर फैटी एसिड्स of esters, fatty acid esters of alcohol and related substance. Lipids are fatty acids esters of alcohol. Sir, can you please repeat it? Yeah, sure. Lipids are fatty acids of esters, fatty acids esters of alcohol, fatty acid esters of alcohol and related substances. Sir, they are fatty acid esters of alcohol and related substances. ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, they are insoluble in water. They are insoluble in water. तो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, बता सकते हो वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं होते लिपिड?
they are insoluble in water but get dissolved in number of organic substance like ether, benzene, chloroform, acetone and etc. तो देखो आप क्या करते हो, आपका नेल पेंट होता है, नेल पेंट जब गाढ़ा होने लगता है तो आप क्या करते हो, क्या मिलाते हो नेल पेंट में, मिलाते हो ना कुछ। अब ऐसे मत बोलना सर हमने तो देखा ही नहीं नेल पेंट कैसा होता है, ऐसे मत बोल देना। इशिका ये लो, ये ताहिरा फिर चली गई। Sir, I don't use it. I don't know. You don't use nail paint, अच्छा चलो। नेल पेंट में हम लोग एसीटोन, चलो योर मॉम माइट बी यूजिंग, तो नेल पेंट में एसीटोन मिलाते हैं, है ना। तो वो लोग जिसको रिमूवर बोलते हैं ना, दे पीपल कॉल इट रिमूवर, है ना, टू रिमूव नेल पेंट, वो भी एसीटोन ही होता है। द रीजन बिहाइंड दिस नेल पेंट इज अ लिपिड कंपाउंड, इट्स अ फैट कंपाउंड। ऐसे पेंट होता है जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है, टर्पेंटाइन ऑयल क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो लिपिड हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिसॉल्वेबल होते हैं। रीजन मैंने आपको ये रीजन, आप ये समझिए, रीजन ये होता है कि जो फैट होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, तो नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा और पोलर हमेशा पोलर में डिसॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। Sir, can you please explain non-polar or polar? नॉन पोलर क्या होता है बेटा कि देखो जैसे H2 होता है ना, वाटर, ठीक है, बाकी तो केमिस्ट्री वाले से पूछ लेना। तो H2O देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये दोनों मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। Yes, तो sir. देखो यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्डिंग कोवेलेंट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाने के बाद भी ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। Yes, sir. तो ऐसे सब दोनों मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज रह जाए, उनको हम पोलर बोलते हैं, है ना। इनमें पोलरिटी है कि नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव। अब Yes, sir. इसके साथ वही डिसॉल्व होगा जो दूसरा पोलर कंपाउंड होगा। इसी तरह से जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते, है ना, तो जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होते वो क्या हो गए, नॉन पोलर हो गए। नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होंगे। ठीक है, Okay, sir. ये बात है। तो नेक्स्ट नोट करेंगे, कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन is always, the content of oxygen is always small in fat as compared to hydrogen and carbon। ठीक है, अब आ जाते हैं देखो फैटी एसिड्स, है ना। तो फैटी एसिड्स क्या होंगे, फैटी एसिड्स दे आर ऑर्गेनिक एसिड having they are organic acids having hydrocarbon chain that end with hydrocarbon chain that end with carboxylic group That help. hydrocarbon chain that end with carboxylic group। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोकार्बन चेन may be straight or ring structure। next point, the length of fatty acid is 4 to 24 carbon
एटम। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि कुछ ऐसे फैट होते हैं, फैटी एसिड, जो एनिमल्स में नहीं पाए जाते। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स। तो इसी में लिखेंगे द एनिमल लैक mechanism of, important है, नीट का क्वेश्चन है, the animal lack mechanism of synthesis of, the animal lack the mechanism of synthesis of three fatty acids, synthesis of three fatty acids. They are linoleic acid, they are linoleic acid, linolenic acid, linolenic acid, linoleic acid, linolenic acid, and arachidonic acid. Hello, So, sir. so they cannot synthesize these three. हेलो, आवाज आ रही है बेटा? ऋषिका, मैं ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है, राइट। तो नोट करेंगे द फैटी एसिड्स में बी ऑफ टू मेन टाइप। तो फैटी एसिड्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। So इसके बाद the three fatty acids that you named that cannot be synthesized by animals, right? हाँ, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट। वो तीनों लिख लिए थे ना? तीनों का नाम तो लिख लिए थे ना? Yes, sir. ठीक है, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज फैटी एसिड मे बी ऑफ टू टाइप। तो देखो दो तरह के कौन से फैटी एसिड्स होते हैं, एक सैचुरेटेड होते हैं, दूसरे अनसैचुरेटेड होते हैं, है ना? सो देयर आर टू टाइप ऑफ फैटी एसिड्स। तो दे मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब देखो Sir, ये सैचुरेटेड, पूरा चीज लिपिड्स के अंदर है ना? हाँ, एक नहीं, देखो फैटी एसिड्स क्या होते हैं, हमने देखा कि जो लिपिड होते हैं, लिपिड क्या होते हैं, तो हमने ये लिखा कि लिपिड होते हैं दे आर ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, है ना? तो अगर लिपिड की जो यूनिट होती है, एक बेसिक यूनिट, वो क्या है? फैटी एसिड होती है ना? तो फैटी Yes, एसिड के sir. क्या होते हैं? ये या तो ईस्टर्स होते हैं, है ना? ईस्टर्स, अल्कोहल। तो ये ईस्टर्स होते हैं और अल्कोहल होते हैं, ठीक है?
तो ये तो दोनों ग्रुप बाद में जुड़े हुए हैं। मेन चीज क्या है? मेन चीज तो फैटी एसिड्स है ना? तो लिपिड किस चीज के? लिपिड का मोनोमर क्या है? तो लिपिड का मोनोमर फैटी एसिड है। अब फैटी एसिड फर्दर दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। क्लियर है? तो देखो, Yes, sir. सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में देखो फर्क क्या होगा। सैचुरेटेड तो नोट करेंगे, पहले सबसे पहले नोट करेंगे द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स डू नॉट possess saturated fatty acids do not possess double bond in their carbon chain. They have general formula. They have general formula CnH2nO2। ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया है। एग्जाम्पल के तौर पे C16H32 और O2, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पामिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, पामेटिक एसिड। आप देखो इसमें क्या होता है, सैचुरेटेड क्या चीज होते हैं? सैचुरेटेड वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनको आप और ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी लंबी चेन, इसमें डबल बॉन्ड नहीं, इसमें सिंगल सिंगल ही बॉन्ड है, ठीक है। अब क्या हो सकता है कि आप अभी इसमें और ज्यादा हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं क्या? इसमें और हाइड्रोजन डाल सकते हैं क्या? डाल सकते हैं? और रिड्यूस कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ सकता है क्या? बताओ, पॉसिबल है? No, sir. नहीं आ सकता। लेकिन अगर इसमें डबल बॉन्ड होता, है ना, मान लेते हैं कि इसमें डबल बॉन्ड होता, ठीक है। अब इसमें मान लो डबल बॉन्ड होता, अब क्या होता कि एक हाइड्रोजन ये है, 2 3 4 5 और 6, ये 6 हाइड्रोजन है, राइट। अभी क्या हम इसको रिड्यूस करते, तो रिड्यूस करने में क्या हो सकता था कि डबल बॉन्ड ब्रेक होते, डबल बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाता, ठीक है, और यहाँ पर एडिशनल 2 हाइड्रोजन आ जाते कि नहीं आ जाते? एक ये हाइड्रोजन और दूसरा वाला हाइड्रोजन एडजस्ट हो जाते। क्या बोलते हो सकते थे कि नहीं? तो हम इसको तो रिड्यूस वो कर बॉन्ड सकते हैं। ब्रेक करके। हाँ, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसको हीट किया, है ना। देखो, Yes, sir. हाँ, हम क्या करते हैं, समझो बात को। हाँ, जैसे ये बनाते हैं ना, वनस्पति घी वगैरह बनाते हैं, डालडा वगैरह, सुना है ना? वनस्पति घी तो जानते हो ना, वेजिटेबल घी। Yes, sir. तो वेजिटेबल घी कैसे बनता है? बहुत सारे तरह का ऑयल लाया जाता है, ऑयल को निकल और कैडमियम को यूज करते हैं कैटलिस्ट की तरह, और उसमें हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस कर देते हैं। हम उसको क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और रिड्यूस करके वो क्या होता है कि जब वो आता ऑयल होता है, तो ऑयल होता है अनसैचुरेटेड, हम उसको सैचुरेटेड में कन्वर्ट कर देते हैं, इस तरह से घी बना देते हैं, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन उसमें आ जाता है। तो होता क्या है, हम उसको हीट करते हैं, डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं, हाइड्रोजन पास करते हैं, और सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं, और हाइड्रोजन कार्बन के साथ ऐड होता जाता है, तो वो ऑयल से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी बात समझे? बात समझ में आई कि नहीं Yes, आई? sir. है ना? तो ये होते हैं, इनको दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड। नेक्स्ट, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैव lower melting point than saturated fatty acids. Unsaturated fatty acids have lower melting point than saturated fatty acids. Most plant lipids have unsaturated fatty acids. Most plant lipids have unsaturated fatty acids, while
most animal lipid have, while most animal lipids have saturated fatty acids. ठीक है, तो ये हो गया सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर है? क्लियर समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? So unsaturated में डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। एग्जैक्टली, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो क्या होगा, वो ब्रेक होंगे और ब्रेक होकर के उनमें और हाइड्रोजन हम ऐड कर सकते हैं। एंड so saturated वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। हाँ एग्जैक्टली, तो हमारे लिए क्या है, अच्छा है। So कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा हमारे लिए, मैं वही पूछ रहा हूँ, कौन सा अच्छा है? So saturated। राइट, सैचुरेटेड ही हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज और है, जो जैसे कोई फैट हो गया। So I have a question. हाँ या श्योर। So is it easier to digest non-veg food or veg food? It's easy to digest veg food. Reason ये होता है, look, the non-veg food it is made up of mainly जो हम लोग मतलब जो लोग खाते हैं, ठीक है, so they are collagen fiber, है ना? क्या होता है? कोलेजन फाइबर होता है। कोलेजन एक प्रोटीन होती है। Yes, sir. दूसरी जो मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं? स्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड मसल्स हैं, है ना? अब वो हमारी Yes, स्ट्रेटेड sir. और अनस्ट्रेटेड मसल किससे बनी है? दे आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। अब उस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए बॉडी को ज्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? प्रोवाइड करनी पड़ेगी। लेकिन क्या होता है, इट्स नॉट इजी टू डाइजेस्ट दैट। बट रीजन क्या होता है ना कि एनिमल फैट, मेनली एनिमल की बॉडी किससे बनी होती है? प्रोटीन से, है ना? Yes, sir. क्या उसमें प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा होता है, सिर्फ यही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। और देखो आज की डेट में तो ये तो एक आइडियल सी बात होगी जो हम लोग पढ़ते हैं। आज की डेट में क्या होता है कि जो नॉनवेज फूड आता है ना, पीपल आर ईटिंग इट फॉर शेक ऑफ देयर टंग टेस्ट, अपनी जुबान के टेस्ट के लिए। द रीजन बिहाइंड इट कि आप देखो जितने सारे ये मुर्गे फुर्गे आते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं, पोल्ट्री वाले क्या करते हैं, दे आर यूजिंग स्टेरॉइड्स हार्मोन। अभी क्या हुआ, एक मुर्गे के मतलब फाउल के डेवलपमेंट के लिए टोटल करीब चाहिए 7 से 8 हफ्ते, है ना? 7 टू 8 वीक्स चाहिए, ठीक है? काफी लंबा समय होता है। उसमें वो प्रॉपर डेवलप हो पाता है और उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है कई बारी। अब पोल्ट्री फार्म वाला क्या करता है कि एक मुर्गा हुआ छोटा-सा, उसको इंजेक्शन लगा दिया स्टेरॉइड्स का। स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन लगा देने से उसकी बॉडी फूल के बड़ी हो गई, उसमें ग्रोथ जल्दी हो गई। एक्चुअल में उसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन तो हो ही नहीं पाया। उसमें वो मतलब वो जस्ट फूल गया है ना? Yes, और sir. स्टेरॉइड्स उसकी बॉडी में अलग से चला गया। लोग उसको खाते हैं, फिर वो स्टेरॉइड्स ह्यूमन की बॉडी में चला जाता है, फिर लिवर में जाके डिटॉक्सिफाई होता है और बॉडी को डैमेज करता है। करंटली दिस नॉन-वेज फूड्स लाइक ये चिकन फिकन जो भी होता है, they have 17 to 80% protein content only. Rest is all waste. So that is actually real situation. But sir, isn't cellulose tougher to digest? Cellulose we cannot digest cellulose. Cellulose is the most complex carbohydrate. Cellulose को सिर्फ और सिर्फ digest कर सकते हैं bovines, means जो herbivores होते हैं। Reason ये होता है क्योंकि cellulose को digest करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, cellulase. Cellulase तो अपनी बॉडी में पाया नहीं जाता। Herbivores में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको बोलते हैं मिथेनोजन। मिथेनोजन सेलुलोज सिक्रीट करता है और डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन sir, when we eat veg food, then how do we digest it faster? We do not digest cellulose. So cellulose content it goes out of our body undigested. It remains undigested in our body. We cannot digest cellulose. Okay, sir. ठीक है? So अब देखो, हाँ तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तो ये सैचुरेटेड। अच्छा हाँ, एक चीज मैं और चीज बता रहा था कि जैसे फॉर सेक ऑफ एग्जांपल मैंने आपको पामिक एसिड बताया है ना, तो पामिक एसिड का जैसे फॉर्मूला होता है, पामिक एसिड, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पामिक एसिड का। तो पामिक एसिड का फॉर्मूला बताया, उसमें क्या था, CS3 और CS2, इसके 14 कार्बन ये हो जाएगा और COOH। इसमें क्या हुआ, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना? जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है फैटी एसिड में, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये पार्ट, दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, है ना? और जो पीछे, तो मतलब इसका क्या, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, पोलर पार्ट हो गया, है ना? और ये तो ये क्या होता है, ये वाटर सोल्यूबल पार्ट है ना?
और जो पीछे वाला पार्ट है ना, ये वाला, दिस इज नॉन पोलर। और नॉन पोलर ये क्या है? दिस इज हाइड्रोफोबिक, वाटर रेपलिंग। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लिपोफिलिक, जो लिपिड में डिसॉल्व होगा, लिपोफिलिक। क्लियर है ना? तो कुल मिलाकर के ये जो इसका हेड वाला पार्ट होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये वाला पार्ट, और ये हाइड्रोफोबिक होता है। टेल, पूरी कहानी ये है। क्लियर बेटा? Yes, sir. ठीक है, नोट कर लिया आपने? No, sir. Wait. ठीक है, कोई नहीं, आराम से नोट कर लो। So the head has partial charges and tail has no charges. एग्जैक्टली, टेल में कोई चार्ज नहीं होता। आप इस पे देखो ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा ना, है ना? Yes, कार्बोक्सिलिक sir, ग्रुप, yes, sir. हाँ, तो वो पोलर हो जाता है इसीलिए। टेल में किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। हालांकि लिपिड, एक मिनट रुको जरा, लिपिड एनसीईआरटी में दिया नहीं है मुझे लगता है, नहीं दे रखा ना एनसीईआरटी में। एंजाइम्स नाम तो कर चलो, लिपिड एनसीईआरटी में नहीं है ना, एक बार चेक करना जरा अपनी एनसीईआरटी, लिपिड नहीं दे रखा ना मेरे पास, क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी। प्रोटीन दे रखा और पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट दे रखा, तो ये दे रखा। फिर न्यूक्लिक एसिड है, स्ट्रक्चर प्रोटीन है क्या? ठीक है, मेरे में तो नहीं है। और मैं क्या बता दूं इसमें, लिपिड में, लिपिड में ये तो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक मैंने बता ही दिया आपको। देखो एक चीज, एक दो चीजें और निकलो एग्जांपल में। क्यूटिन, सुबेरिन, सब क्या है? लिपिड कंपाउंड है। क्यूटिन, सुबेरिन, वैक्स, दे ऑल आर लिपिड कंपाउंड। ठीक है, जो हमारे कान में वैक्स निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेरुमेन। सेरुमेन, सेरुमेन क्या होता है? ईयर वैक्स, कान में जो गंदगी निकलती है, तो वो क्या है? दैट इज वैक्स कंपाउंड। सुबेरिन कहां पाया जाता है बेटा, जल्दी बताओ। सुबेरिन, बोलो बेटा, सुबेरिन कहां पाया जाता है? लिग्निन, सुबेरिन, याद आया? मैंने बताया था ना, सेल में डिपॉजिट हो जाता है, याद आया? लिग्निन, सुबेरिन। देखो क्यूटिन लीव्स में पाया जाता है, लीव्स के ऊपर वाले पार्ट में, हाँ सेल में, राइट। देखो क्यूटिन किधर पाया जाता है? लीव्स की जो अपर सरफेस होती है, तो आप देखिए अपर वाली सरफेस ग्लॉसी होती है, आप उस पे कई सारी प्लांट में आप ऊपर की तरफ इसमें हाथ मारते हो, ये चिकना चिकना होता है, नीचे वाला रफ होता है। द रीजन बिहाइंड इट, लीव्स की अपर सरफेस बनी होती है क्यूटिन। ठीक So है, the waxy coating. एग्जैक्टली, वैक्सी कोटिंग, दैट इज क्यूटिन। रबर प्लांट देखा ना, रबर प्लांट में Yes, sir. the upper part means adaxial part that is so smooth, it is made up of cutin. What is suberin? Suberin is found within cells, within a stem. It's like cortical cells. So suberin, it gets deposit inside cells and it makes cell impermeable, cell wall impermeable for water. In future these cells die because of deposition of suberin, because suberin is wax compound, it is impermeable. So suberin cell में होता है, ठीक है, ये लीव्स में, एपिडर्मल पार्ट में पाया जाता है क्यूटिन। दे ऑल आर वैक्सी कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे वैक्स हो गए, राइट। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोटीन में, है ना। प्रोटीन क्या होते हैं, तो बता सकते हो बेटा प्रोटीन क्या होते हैं? व्हाट आर द प्रोटीन्स?
किससे मिलकर बने होते हैं प्रोटीन? देखो क्या होता है कि प्रोटीन्स दे आर पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। याद है ना, मैंने लास्ट क्लास में पेप्टाइड बॉन्ड बनाया था, याद है कि नहीं याद? ये बताओ पहले, पॉलीपेप्टाइड चेन। Yes, sir. तो यार पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो यहां पर क्या होता है, बहुत सारे एमिनो एसिड, मैंने आपको बताया भी था, बहुत सारे एमिनो एसिड इस तरह से एक चेन में जुड़े होते हैं, इसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन में दे आर पेप्टाइड बॉन्ड्स, ये पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। और ये जो यूनिट्स हैं दे आर एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड यूनिट पाई जाती है, ठीक है? इनको हम एमिनो एसिड्स बोलते हैं। तो एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर के जुड़े होते हैं, और पॉलीपेप्टाइड चेन ही प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। मतलब ये पॉलीपेप्टाइड चेन हुई, पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरह से मुड़ गई, है ना, कई सारी जगह से मुड़ जाती है, और ये फोल्ड होकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है? Yes, sir. तो नोट करो। चलो इसको नोट करें डायग्राम, फिर मैं बताता हूं। Sir, प्रोटीन हमारा थर्ड मैक्रोमोलेक्यूल है ना? क्या पूछ रहे हो बेटा? सर, प्रोटीन हमारा थर्ड मैक्रोमोलेक्यूल जो हम कर रहे हैं। हाँ, थर्ड मैक्रोमोलिक्यूल है हमारा बायोमोलिक्यूल में।
Hello, sir. Hello, sir. अरे आवाज नहीं आ रही क्या? नोट, इसको No, नोट कर लिया? sir. अच्छा अच्छा, नोट करो। कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोवाइड acidic property. Carboxylic group provide acidic property to amino acid. Acidic property to amino acid, while amino group provide basic property. Amino group provide basic property to amino acid. तो देखो ये जनरल फॉर्मूला होता है, यहाँ पे ये एल्किल ग्रुप हो गया है ना, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, ये जनरल फॉर्मूला। अच्छा ये आर क्या है? दैट इज एल्किल ग्रुप। ये कितनी भी लंबी कार्बन की चेन हो सकती है ना। क्लियर भाई? तो 20 टाइप के एमिनो एसिड पाए जाते हैं, है ना, ठीक है ना। और ये तो पेप्टाइड बॉन्ड में आपको बता ही चुका हूं ना, याद है आपको, है ना क्या भाई? Yes, sir. ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन आपको याद ही है। और एक चीज और लिख लो, एनिमल मैन्युफैक्चर cannot manufacture their own animal cannot manufacture their own amino acid. They take it from plant or their diet. Next point. They cannot synthesize 7 of the protein amino acid. These amino acids are called essential amino acids. These amino acids are called essential amino acids. अभी कौन कौन से होते हैं? देखो ये होते हैं ल्यूसीन, एक तो ये हो गया, दूसरे आइसोल्यूसिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, दूसरा वैलिन, ये तीसरा हो गया ट्रिप्टोफैन, है ना, फेनिल एलेनिन, स्कूल के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। फेनिल एलेनिन, लाइसिन, मीथियोनिन, ये 7 इसेंशियल एमिनो एसिड है जो हमें प्लांट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चाहिए। मतलब जो नॉन वेज से लेते हैं तो वो भी प्लांट से ही आया हुआ है, तो किसी भी तरह से बनते प्लांट की बॉडी में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्हें प्लांट की ही बॉडी से लिया जा सकता है। नोट कर लिया?
Yes, sir. नॉन इसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी में, इसके अलावा जितने सारे होते हैं जो हमारी बॉडी में बन जाते हैं। ठीक, पेप्टाइड बॉन्ड में आपको बता ही चुका था। एक चीज लिख लो, फंक्शन ऑफ एमिनो एसिड और लिख लो, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, द एमिनो एसिड्स आर building blocks of the amino acids are building blocks of protein and enzyme, building blocks of protein and enzyme, their storage the storage of nitrogen, the storage of nitrogen takes place in the form of amino acid. Next point, Sir, कैसे? क्या क्या Sir, how can nitrogen be stored in the form of नाइट्रोजन देखो ना बेटा, ये एमाइड ग्रुप है ना, एमाइड ग्रुप नाइट्रोजन Yes, कंपाउंड है, Yes, तो sir. नाइट्रोजन हमारी बॉडी में इसी के फॉर्म में स्टोर होता है। और देखो ये एमिनो एसिड हमारी बॉडी में जितने, ये इनके स्टोर करने का कोई हमारे पास तरीका नहीं है, ठीक है। जो यूज होने होते हैं वो यूज हो जाते हैं, जो नहीं यूज हो पाते वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो यूरिया का फॉर्मेशन, हमें यूरिन का फॉर्मेशन इसी से तो होता है, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी बॉडी में ज्यादा स्टोर नहीं हो सकता है ना। तो आपने ज्यादा प्रोटीन खा Yes, लिया, sir. जिन अमीनो एसिड का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ वो अब उनका एमाइड ग्रुप हटा दिया जाता है, ये NH2 वाला, बाकी कन्वर्ट हो जाता है शुगर में, और एमाइड ग्रुप को यूरिन के थ्रू बाहर से, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। आप समझे? Yes, sir. हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करने का तो इंतजाम है, हमारी बॉडी में शुगर को स्टोर करने का तो इंतजाम है, लेकिन हमारी बॉडी में एमिनो एसिड को स्टोर करने का कोई जुगाड़ नहीं, प्रोटीन को। नेक्स्ट पॉइंट, amino acid gives rise to amino acids gives rise to hormone, ठीक है। अब देखो ये तो हो गई कहानी एमिनो एसिड की। अब ये प्रोटीन का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, है ना। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक मिनट जरा मैं देखो जरा, एनसीईआरटी में अजीब सा दिया हुआ है, एमिनो एसिड अलग दिया हुआ है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक ही जगह दिया हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है, तो बहुत सारे एमिनो एसिड मिलके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है ये फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होकर के एमिनो प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। देखो मैं ये बता रहा हूं, तो पहली स्टेज क्या है, एमिनो एसिड, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर के इस तरह से ये बनाते हैं, क्या है, दिस इज, तो दिस इज एमिनो एसिड। एमिनो एसिड मिलकर बनाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, ये फोल्ड हो जाती है। पॉलीपेप्टाइड चेन जब फोल्ड होती है तो इनमें सल्फर के बॉन्ड बन जाते हैं, सल्फर ब्रिज, सल्फर ब्रिज बोलते हैं। सल्फर ब्रिज हो गए,
ये सल्फर ब्रिज मिलकर के क्या बनाते हैं? प्रोटीन। ठीक है ना? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्लियर है? समझ आया कि नहीं आया? नोट कर लो इसी। द टर्म पॉलीपेप्टाइड is often used for protein. This is an interchangeable term. This is an interchangeable term. Next, they are the most abundant and most varied. They are the most abundant and most varied macromolecule of cell. Next point. Closely related species have similar type of protein. Closely related species have similar type of protein, while unrelated species have different type of protein. नेक्स्ट नोट करके लिखेंगे। कोलेजन, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, कोलेजन एनिमल प्रोटीन है। नोट करेंगे, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑफ एनिमल वर्ल्ड। Collagen is the most abundant protein of animal world, while रुबिस्को, अभी मैं प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाऊंगा। रुबिस्को इसका मतलब होता है रेबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनाइज एंजाइम। आप रुबिस्को लिख लो। रुबिस्को is not only, पूछा हुआ क्वेश्चन है, रुबिस्को is not only most abundant protein in plant, but also the most abundant protein, but also the most abundant protein of biosphere. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? बताओ इसी का। द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑफ वर्ल्ड। बोलो भाई इसका बता। हाँ, द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑफ वर्ल्ड कौन सा है? कार्बन। बता सकते हो? सर कार्बन। एंजाइम बेटा, एंजाइम, एलिमेंट नहीं, एंजाइम। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑफ वर्ल्ड।
रुबिस्को ये नोट कर लो, अलग से कहीं लोग करना यहीं पे। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम ऑफ वर्ल्ड it is used for respiration in plant। अब देखो ये जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन के 3 तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं ना, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी होता है इवन, ठीक है। तो प्रोटीन के फोल्डिंग के बेसिस पे डिपेंड करता है कि प्रोटीन में भी we have primary structure, secondary structure, tertiary structure, and fourth sometime quaternary structure। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी 4 तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। नोट करो, प्राइमरी स्ट्रक्चर, primary structure, in primary structure the protein distance between the primary structure of protein, distance between adjacent distance between adjacent peptide bond is 0.35 distance between nanometer। Distance between two adjacent peptide bond is 0.3 nanometer। अब देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सपोज दैट ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। तो अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो पहला वाला जो कंपोनेंट होगा, है ना, तो पहला ये नाइट्रोजन होगा, इस एंड पे नाइट्रोजन होगा मतलब एमाइड ग्रुप होगा, और इस वाले एंड पे कार्बन होगा मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा हमेशा। so what is N and C again? एंड ये हुआ ना, अभी मैंने बताया था ना, ये देखो मतलब जैसे एमिनो एसिड है ना, तो ये एमाइड ग्रुप है ना, तो एक तरफ ये वाला होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, ये कार्बन की चेन होगी, समझ गए। तो एक तरफ क्या होगा, सपोज दैट ऐसा है, ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर है, समझो बात को। जैसे मान लो इधर क्या है, ये है NH2, है ना, तो कार्बन 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 कार्बन, आखिरी में क्या होगा, कार्बोक्सिल। समझ आया। तो अगर यहां से स्टार्टिंग यहां से हुई तो फिनिश कहां से होगा, यहां से होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर की चेंज होगी। क्लियर है इशिका, समझ आया कि नहीं आया। सर और दूसरा एच का मतलब, समझा नहीं, क्या करो। सर आर और दूसरा एच का मतलब, देखो आर क्या होगा ना, आर क्या है, दैट इज दिस वन, कार्बन की चेन एक लंबी सी CH3 CH2 CH2, इस तरह से लंबी सी चेन है। क्लियर है ना। यस सर। हाँ, तो ये लंबी सी चेन है, इसके आखिरी में क्या होगा, है ना, आखिरी में अब जब ये चेन खत्म होगी, तो अगर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो आखिरी वाला ग्रुप क्या होगा, इसके आखिरी में क्या लगा होगा, कार्बोक्सिलिक, और स्टार्टिंग में क्या लगा होगा, NH2। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमेशा जहां से स्टार्टिंग चेन होगी तो उधर का जो माउथ वाला एंड होगा उधर NH2 एमाइड ग्रुप लगा होगा, और जो टेल वाला पार्ट होगा उस पर क्या लगा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर है, आप समझ आया, नहीं समझ आया। सर ठीक से नहीं। देखो मैं इसका ये बोल रहा हूं
कि सपोज दैट एक लंबी सी चेन है ना एमिनो एसिड की, तो ये बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़े हुए हैं। तो एमिनो एसिड में क्या क्या है, एक एमाइड ग्रुप है सब में, इसका एमाइड ग्रुप इधर होगा, बाकी किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, ठीक है। दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, ये तो हो गई लंबी सी कार्बन जिसको आर हमने बोल दिया। ये कार्बन क्या है, ये कार्बन क्या है, आर, ये आर ही तो है, ये है कि नहीं, यस सर। ये तो आर हो गया, आर तो ये हो गया आपका, हाँ यस सर, यस सर। है ना। और अब क्या होगा, एमाइड ग्रुप, और आखिरी क्या होगा, तो अगर इसमें NH2 ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है, अगर इसमें एमाइड ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक इधर होगा। यस सर। आप समझ आया। और सर H? H तो इनके बीच में होगा, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा होगा, इसमें तो 4 बॉन्ड होंगे तो इसमें तो हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं, इस पे भी नहीं जुड़ेगा। तो सब में हाइड्रोजन नहीं जुड़ता है। कैसे जुड़ेगा, देखो ना स्पेस ही नहीं बचा ना, था कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है, तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, कार्बन तो कोई और है ना, तो कार्बन यहाँ पे बीच में हाइड्रोजन होगा ही। क्लियर है अभी। यस सर। अब आ जाओ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, इनसे जनरल फॉर्मूला में एक साइड में R था, नहीं तो दोनों साइड में कार्बन आ रहा है। हाँ राइट, क्योंकि देखो क्या होगा ना, जैसे मान लो ये हमने तो पढ़ा था ना कि मान लो 2 एमिनो एसिड है, तो जो 2 एमिनो एसिड जब आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे तो H2O निकलेगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन तो रिमूव होना पड़ेगा, है कि नहीं, हाइड्रोजन जुड़ेगा नहीं, हाइड्रोजन रिमूव होगा इनफैक्ट जब भी बॉन्ड बनेंगे, है कि नहीं, पढ़ा था कि नहीं पेप्टाइड बॉन्ड में। यस सर। तो हाइड्रोजन निकलेगा, और ठीक है। अब आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो अब देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसी का क्या होता है, नोट करेंगे। एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट in linear sequence inside the polypeptide Sir, amino acids are present in linear sequence inside the polypeptide there are three type of Sir, inside the polypeptide chain. polypeptide chain. There are three type of secondary structure. There are three type of secondary structure. पहला होता है अल्फा हेलिक्स। देखो प्राइमरी वाले में तो क्या हुआ, एक लंबी सी चेन होगी सिर्फ। दूसरा क्या होता है, बीटा शीट, ठीक है, अल्फा हेलिक्स, ये स्पाइरली इस तरह से स्पाइरली अरेंज होगी, ठीक है। दूसरी क्या होती है, बीटा प्लेटेड, बीटा प्लेटेड कैसी होगी, इस तरह का चेन होगा और इस तरह के चेन के बीच में आपस में प्लेट्स बनी होगी, ठीक है। तो ये प्लेट का फॉर्मेशन करेंगे, प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बना होगा, इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी और ये पॉलीपेप्टाइड आपस में जुड़ी होंगी, प्लेट का फॉर्मेशन करेंगी। तो पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा कैसा, अल्फा हेलिक्स। दूसरा कैसा होगा, बीटा पेप्टाइड। और तीसरा कैसा हो गया, तीसरा होता है एंड हेलिक्स। अब हेलिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर में जैसे ये समझिए, जैसे चोटी होती है ना उस तरह से हो जाएगा। कंफ्यूजन सा हो गया, बता दो ना। देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर मतलब प्रोटीन की फोल्डिंग। तो हर प्रोटीन बनी होगी पॉलीपेप्टाइड चेन से। तो जैसे समझ लो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल हो, चेन हो गई पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये चेन और फोल्ड हो गई, यही पॉलीपेप्टाइड चेन, इसको आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलोगे। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर कितनी तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी में तो ऐसे ही हो सकता है, लीनियर चेन होगी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर एक तो इस तरह से फोल्डिंग हो सकती है, दूसरा कैसे फोल्डिंग हो सकती है, दूसरा ये प्लेट की तरह फोल्ड हो जाए, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये हो गई
दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, चटाई की तरह, मैट की तरह हो जाए, समझ गए ना? ये हीटर की वायर की तरह हो गया, ये मैट की तरह हो गया। तीसरा, जैसे लड़कियां चोटी करती ना, हेलिक्स, उस तरह से फोल्डिंग हो सकती है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब समझ आया इशिका? Sir, beta वाले में वो क्या sir? देखो समझो इशिका, तुम्हारे पास एक वूल है, ठीक है ना? वूल का थ्रेड देखा है ना? Yes sir. वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोटीन का। तुम क्या करते हो? वूल के थ्रेड को एक किसी स्टिक में चारों तरफ लपेट देते हो। अब वो जो हेलिकल उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना? क्लियर? समझ आ रहा है? अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में उसको तुमने लपेट दिया, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा, तुमने उसका स्वेटर बना दिया, शीट बना दिए, वो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। तुमने उसकी चोटी बना दी, वो भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। समझ आया? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो तुमने जो पहला वो चारों तरफ लपेटा था स्प्रिंग की तरह, उसको हमने अल्फा हेलिक्स बोला, उस स्ट्रक्चर को। तुमने जो स्वेटर बनाया, उस स्ट्रक्चर को हमने बीटा प्लेटेड बोला। तुमने जो चोटी बनाई, उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? हेलिक्स बोला। आप समझ आया? सर सेकंड वाला स्ट्रक्चर अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या? सेकंड वाला। सेकंड वाला स्ट्रक्चर स्वेटर जैसे बनाते हैं ना, ये ऐसे ऐसे। फोल्डिंग देखा? फोल्डिंग देखा? फोल्डिंग, फोल्डिंग तो देखा होगा ना, जो फोल्डिंग आते हैं ना लेटने वाले, नहीं देखा? क्यों? जो फोल्डिंग के पलंग आते हैं, देखा नहीं देखा? जिसमें लोग लेटते हैं यार। सर कौन सा fold? जो बेड आते हैं ना, जिनमें बीच में प्लास्टिक के वो लगे होते हैं, स्ट्रिप्स लगी होती हैं। अरे देखो यार, इस तरह की स्ट्रिप्स बन जाती, शीट बन जाती, समझ गया ना? एक शीट है, प्रोटीन की शीट है, ये बहुत सारे थ्रेड से मिलके बनी हुई। इसको हम लोग बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। समझे? नहीं समझे? नहीं सर। कैसे बताऊं? सर अल्फा हेलिक्स से समझ में आ गया, बाकी दोनों में कंफ्यूजन हो रहा है। चलो मैं बताता हूँ। स्वेटर तुमने देखा है वीविंग करते हुए, बुनते हुए किसी को? यस सर। तो स्वेटर बुनते हैं, स्वेटर किससे बना होता है? सर वॉल से। वूल से। तो वूल के थ्रेड से बना होता है ना? यस सर। उस थ्रेड को तुम पॉलीपेप्टाइड चेन मान लो। तो जब स्वेटर बन जाता है, तो क्या शीट के फॉर्म में बनता है कि नहीं बनता? यस सर। तो तुमने क्या किया? उस वूल के थ्रेड से तुमने शीट बना ली। उस शीट से जो जो शीट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। आप समझ आया? सर ये प्रोटीन से कैसे बन रहा है वो समझ में नहीं आ तो रहा है। वैसे ना, हाँ, वो तो वही हो ना। प्रोटीन क्या होता है कि हमारी बॉडी में मैकेनिज्म होती है, कुछ एक कंपाउंड, उसको शैपरॉन्स बोलते हैं। वो प्रोटीन को फोल्ड करने का काम करते हैं। समझ गए? तो वो क्या करते हैं? प्रोटीन की शीट बना लेते हैं। तो प्रोटीन को, बहुत सारे प्राइमरी प्रोटीन को पकड़ा, प्राइमरी प्रोटीन की इस तरह से शीट बना ली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीटा प्लेटेड शीट। अब समझ आया? नहीं समझे? रुको, अच्छा एक मिनट।
देखो ये दिखाई दिया? यस सर। आप देखो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है और ये गोल गोल क्या है, एमिनो एसिड है, ठीक है। अब ये Yes, प्राइमरी sir. स्ट्रक्चर जब इस तरह से मुड़ जाता है, इसको क्या बोलेंगे, अल्फा हेलिक्स, समझ आया? Yes, sir. जब ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से, इसको बीटा शीट बोलेंगे। क्लियर है? समझ गए नहीं समझे? So alpha और beta almost same ही है, लेकिन वो नहीं 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 ज्यादा नहीं नहीं, point नहीं होता है। समझो समझो समझो, अल्फा और बीटा ऐसे हैं, समझो। हीटर का वायर देखा है? Yes, sir. हीटर का वायर अल्फा हेलिक्स है। अब तुम क्या करो, हीटर के वायर को हथौड़े से पीट पीट के उसको फ्लैट कर दो, क्या बन जाएगा? Yes, sir. बीटा शीट। अब समझ में आया? Yes, sir. तो अल्फा हेलिक्स 3D स्ट्रक्चर है, बीटा शीट 2D स्ट्रक्चर है। सर अभी आप जो दूसरा वाला वो दूसरा शीट बोल रहे थे तो वो क्या था? मैं बोला कि बीटा शीट कैसे भी शीट के फॉर्म में हो सकता है, 2D स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। मैंने बोला कि हमने एक इस तरह का थ्रेड लिया, ऐसे ऐसे थ्रेड को रख दिया, उस थ्रेड को फिर ऐसे ऐसे बुन दिया, समझ गए? शीट बन गई कि नहीं बन गई? सर लेकिन ये अब 3D स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये 3D स्ट्रक्चर कहां हो गया? ये तो 2D स्ट्रक्चर हुआ ना। शीट हो गया, पर्दा जैसे होता है, चादर जैसे होती है, 2D स्ट्रक्चर है। तो समझे? इसको हम बीटा शीट कहेंगे। लेकिन सर अगर ऐसे बनेगा तो उसके ऊपर ये दूसरे वाले क्या आ रहे हैं? नहीं नहीं, ये उसके ऊपर नहीं आया, ये आपस में इंटर बॉन्ड है, इनके बीच में ये बॉन्ड है। ये यहाँ पे बीच में सल्फर के बॉन्ड, डाइसल्फाइड ब्रिज पाए जाते हैं, बॉन्ड पाए जाते हैं। इस बॉन्ड की हेल्प से तो शीट रुकेगी, वरना तो सीधी फिर से थ्रेड बन जाएगी ना। समझे जैसे भाई? भी हमने प्राइमरी में लिखा था वो सल्फर ब्रिज थे। प्राइमरी में तो पेप्टाइड बॉन्ड है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है। यहाँ तो पेप्टाइड बॉन्ड है ना? ये तो पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इनके बीच में तो पेप्टाइड, ये तो पेप्टाइड बॉन्ड है इनके बीच में। ये लेकिन पॉलीपेप्टाइड अब, नहीं होगा? हाँ, ये पॉलीपेप्टाइड नहीं होगा? पॉलीपेप्टाइड तो होगा। देखो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है ये, समझो बात को, है कि नहीं बताओ? यस सर। अभी तो शीट नहीं ना, अभी तो सीधी हो जाएगी ना, तुम इसको खींचोगे सीधी हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो यस जाएगी सर। बताओ? तो इसको यस इसी सर। इसी शेप में रखने के लिए क्या होगा, यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाएंगे, सल्फर के ब्रिज बॉन्ड बन जाएंगे। अब ये सीधी कर सकती होगी? अब नहीं सीधी होगी ना, अब तो ऐसी रहेगी। नो सर। ये शीट बन गई, तो ये बीच बीच में क्या है, बॉन्ड है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। आप समझ आया? सर आपने अभी प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए ये सल्फर ब्रिज बनाए थे। प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो ये देखो, ये तो पॉलीपेप्टाइड, इसके बीच में तो पेप्टाइड बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे भी पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है ये। यस सर, लेकिन आपने अभी प्राइमरी बॉन्ड के लिए भी लिखवाया था कि सल्फर ब्रिज होते हैं। नहीं, प्राइमरी स्ट्रक्चर में नहीं होगा, सेकेंडरी में होंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन के बीच में सल्फर ब्रिज पाए जाएंगे, डाइसल्फाइड ब्रिज बोलेंगे उनको। तो सर उससे वैसे शीट बनता है। हाँ शीट बनेगी। ये तो प्राइमरी तो ऐसे शीट, प्राइमरी तो ऐसे ही रहेगा, सिंपल थ्रेड जैसा रहेगा। यहाँ पे भी डाइसल्फाइड ब्रिज पाएंगे इसके बीच में, बाकी सब में डाइसल्फाइड ब्रिज। देखो क्या होता है, ऑमलेट तुम जब डालते हो पैन में तो लिक्विड होता है ना, यस सर। वो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है। जब तुम उसमें हीट देती हो ना, तो सल्फर के बॉन्ड टूट जाते हैं, इसीलिए जो स्मेल आती है वो सल्फर की आती है, और फिर वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए वो थिक होकर के मोटा हो जाता है। समझ आया कि लिक्विड एग सॉलिड कैसे कन्वर्ट हो जाता है? उसका टर्सरी स्ट्रक्चर प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाता है हीट देने की वजह से। तो वो कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल बन जाता है। एग्जैक्टली, कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल बन जाता है। जब आप किसी भी चीज को हीट देते हो तो वो कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी क्लियर ओके है? सर। यस, ठीक। और सर वो लास्ट वाला हेलिकल स्ट्रक्चर। हेलिक्स जैसे लड़कियां चोटी करती ना, चोटी करती हैं, यस सर। तो चोटी में जो चोटी की एक थ्रेड है वो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना? और बहुत सारी यस चोटी को सर। जो हम मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ये तीसरा वाला स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाता है। समझ गए? उधर का तब सल्फर ब्रिज कहाँ पे आएगा? वहां पे भी ऐसे होगा ना, देखो ना, लड़कियां चोटी कैसे करती हैं, देखो ऐसे करती हैं, एक ये स्ट्रक्चर हो गया,
अब दूसरा वाला क्या हो गया, दूसरी वाली जो चोटी की लट होती है ना, वो ऐसे गई, फिर ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे होता ना, Yes, sir. ऐसे तो लोग चोटी करते हैं। अब एक तीसरी वाली एक और लट हो गई, है ना, तीसरी एक और मान लेते हैं, ये एक और लट हो गई, ये बीच से इस तरह से बन गई। इन तीनों के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज होंगे, समझे? ये Yes, तीनों आपस में sir. जो लिपटे होंगे डाइसल्फाइड ब्रिज से। क्लियर है भी? तो सर ये तीन प्राइमरी चेन्स जो एक साथ जुड़े हुए हैं। राइट, तीन प्राइमरी चेन एक साथ जुड़ी हुई हैं, ओके। ठीक है? यस सर। अब टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है? ये किसी भी तरह से इधर-उधर कैसे-कैसे भी फोल्ड हो जाता है। इसको हम टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। इससे भी ज्यादा और फोल्डिंग हो जाए, हाँ, कैसे भी मुड़े-उड़े होते हैं। इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है। और इससे भी ज्यादा प्रोटीन और कॉम्प्लेक्स हो जाए तो हम उसको क्वाटरनरी कहते हैं। अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है, नोट करो। तो क्या लिखा इसका? सेकेंडरी में लास्ट लिखा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। हाँ, ठीक है। तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। अब टर्शरी लिखना है। लिखना है अल्फा हेलिक्स। इन अल्फा हेलिक्स polypeptide chain is coiled spirally. In alpha helix, polypeptide chain is coiled spirally. Generally, in right-handed manner. Next point. सर राइट हैंडेड मैनर मतलब राइट साइड मुड़ी होंगी, ये घुमाव जो होगा ना, घुमाव, रोटेशन राइट साइड होगा, ठीक है? ओके सर। यस सर। नेक्स्ट, 2 or more polypeptide chain, 2 or more polypeptide chain further coil and gives rise to helical structure. Next, in beta seated secondary structure, 2 or more polypeptide chain form a sheet-like structure. A sheet-like structure. Next, tertiary structure. Tertiary structure is bending and folding of various type of bending and folding of various type of to form rod, various types of various types to form sphere. Yes, आपने बोला it is bending and folding of various types of Types 2, not of, types 2 form sphere, rod or fiber. so spear, rod or fiber. फाइबर, हाँ, ठीक है? नेक्स्ट, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर
is found in more complex protein structures like hemoglobin. Where hemoglobin के बारे में है ना, hemoglobin where 2 alpha and 2 beta, hemoglobin where 2 alpha and 2 beta, 2 alpha and 2 beta structure. भाई देखो, जो लोग नए आ रहे हैं उनको बता दूंगी ये पुरानी क्लास चल रही है, आपके पहले वाली क्लास चल रही है। नहीं भाई, आज वाली क्लास 2 बार होती है ना, आज वाली क्लास 2 बार होती है। पहले मैं इन लोगों को पढ़ाता हूँ, सेम चीज आपको भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। 2 बार रिपीट करता हूँ टाइमिंग के डिफरेंस की वजह से, सेम चीज मुझे 2 बार पढ़ानी होती है, ठीक है। ठीक है इशिका, तो इन हीमोग्लोबिन 2 अल्फा एंड 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन फ्यूजेस, ठीक है। इसको हम टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रोटीन स्ट्रक्चर, ठीक है। So you said this is quaternary. हाँ, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सॉरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको न्यूक्लियोटाइड पढ़ाऊंगा और फिर एंजाइम। एंजाइम का मैं नोट्स आज निष्कर्ष जी को दे दूंगा, जो मेरा हैंड रिटन होगा, तो नोट्स आपको बनाने की जरूरत So है, you've उसको मैं already explain- sent it to us. अच्छा, he has already sent to you, ठीक है। Yes, sir. तो ओके फाइन, सो द सेम